कैमरा ऑन कर लो, मेरे को स्क्रीन पे कोई दिख नहीं रहे हो। ठीक है, तो हम हैं आज डे 7 पे और आज अपने करने वाले हैं टीडीएस का पार्ट 4। काफी सारे सेक्शंस करेंगे, काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस करेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें। याद बहुत ज्यादा करना पड़ता है टीडीएस में, बिल्कुल करना पड़ता है, इसीलिए अपने ये वाला चार्ट वाला है। ये चार्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरा राइटिंग वाला मत देखो, अपना राइटिंग वाला देखो, अपने पे फोकस करो। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। क्विक रिवीजन कर ले क्या एक बारी, काफी टाइम हो गया किए हुए। चलो एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 194 बी, 194 डबल बी, बी इज फॉर बेटिंग, डबल बी इज फॉर बड़ी बेटिंग, यानी एक है लॉटरी वाला और एक है तुम्हारा हॉर्स रेस वाला। 10,000 के ऊपर 30% से कटेगा। काइंड में अगर आ गया तो भैया या तो तुम हमको सबूत दिखा दो या तो हम तुमसे पैसा कलेक्ट कर लेंगे, दोनों में से एक चीज। दो लॉस, अगर एक गेन एक लॉस है तो सेट ऑफ नहीं होगा। 194 डी जी एच तीनों कमीशन से रिलेटेड है। डी इंश्योरेंस कमीशन, जी लॉटरी टिकट का कमीशन और एच बाकी सारे कमीशन। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में 15,000 के ऊपर जाने से 5% से टीडीएस कटता है। बस एच में एक स्पेशल है। क्या स्पेशल है? स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए। जो बंदा पैसा दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्पेसिफाइड मतलब क्या होता है? जिसका 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है और कंपनी फर्म एलएलपी ऑलवेज होती है। आज किसी का क्वेश्चन आया था अदर्स में कौन इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट डे से चिल्ला रहा हूं, अदर्स में सब इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी फर्म एलएलपी सारे जितने बच्चे इंडिविजुअल अचीव छोड़ के वो सारे के सारे वो ऑलवेज स्पेसिफाइड एसएससी होते हैं। फिर हमने देखा रेंट 194 आई के लिए घर लेना है तो रेंट देना पड़ेगा। रेंट रेंट कौन दे रहा है? टेनेंट कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड एसएससी। और तुम्हारा ओनर कौन होना चाहिए? रेसिडेंट पर्सन। 2,40,000 पर एनम पर को ओनर से ज्यादा है तो लगेगा टीडीएस। कितना? प्लांट एंड मशीनरी लिए हो तो 2% और अदर्स लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह लिए हो तो 10% से लगेगा। एडवांस पे भी लगेगा, एरियर पे भी लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी लगेगा। अगर वो नॉन रिफंडेबल है, रिफंडेबल है तब नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हमने देखा। फिर हमने देखा 194 आई बी। आई में कौन नहीं कवर है? वो आई बी में इंडिविजुअल एचयूएफ कवर हो जाएगा अगर वो रेंट दे रहा 50,000 पर मंथ या उससे ज्यादा एंड एट द रेट 5%। और अगर वो पैन नहीं देता है तो 20% से। ठीक है, किसका पैन नहीं है? पेई का पैन नहीं है, याद रखना। ठीक है, पेयर का नहीं, पेई का, यानी जो ओनर है अगर उसका पैन नहीं है तो 20% से उसका टीडीएस अपने काट लेंगे। बट लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 192 सैलरी मतलब कैलकुलेट करो इनकम टैक्स निकालो, डिवाइड बाई 12 या डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ मारो, जितना दिन काम किया उतना पर मंथ का टीडीएस आ जाएगा। सारे डिडक्शन ले लेना, अदर इनकम ले लेना, सिर्फ और सिर्फ एचपी लॉस लेंगे, बाकी और कोई भी लॉस कंसीडर नहीं करेंगे। अपने टिप पे किए टीडीएस नहीं कटेगा। और अच्छा, अब ये वाला भी अब अपने देख सकते हैं, मणिपाल हेल्थ सिस्टम, इसको भी हटा देते हैं। इसमें अपने क्या देखेंगे कि अगर जो डॉक्टर है वो फीस लेता है पर पेशेंट वाइज फीस ले रहा है, एक हॉस्पिटल में है बट वो फीस जो लेता है वो पेशेंट वाइज लेता है, तो 192 नहीं लगेगा, 194 जे लगेगा। ठीक है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठता है, हॉस्पिटल में वो फीस लेता है, फीस नहीं आएगा। क्वेश्चन में तुमको क्या बोलेंगे पता है? डॉक्टर वाले लोग को क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन नहीं, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, अब वो दिया रहेगा तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो अगर फीस ले रहा है पर पेशेंट वाइज, यानी पर पेशेंट के हिसाब से पैसा ले रहा है, तो 192 नहीं 194 जे। 194 जे क्या है? प्रोफेशनल फीस। डॉक्टर प्रोफेशनल होता है क्या? हाँ जी, डॉक्टर प्रोफेशनल होता है। अगर पार्टनर को सैलरी दोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा 192 में। फिर 192 ए क्या बोलता था? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। अगर इंप्लॉय विड्रॉ कर रहा है, स्टैट्यूटरी से कर रहा है तो एग्जाम टीडीएस कटेगा ही नहीं। अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ से कर रहा है 50,000 या उससे ज्यादा, 50,000 या उससे ज्यादा तो टीडीएस कटेगा। रिकॉग्नाइज्ड पीएफ यानी ईपीएफ से कर रहा है तो 50,000 या उससे ज्यादा प्लस नॉट कंप्लीटेड 5 ईयर्स तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। 193 इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, एनी पर्सन दे रहा है, रेसिडेंट को दे रहा है, 10% से कटेगा। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट 194 ए इज इंपॉर्टेंट। बट 193 में एक पॉइंट था, पब्लिक कंपनी है, डिबेंचर है, इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट दे रहा है एंड द इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 5,000 और अकाउंट पे ही चेक से दे रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। फिर 194 ए क्या बोलता है? 194 ए सिंपल सी बात बोलता है, अगर बैंक वगैरह पेमेंट कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को, यानी 60 ईयर्स के ऊपर वाले, और 40,000 से ज्यादा अदर्स के केस में, यानी 60 ईयर्स से कम हो गया या फर्म हो गया या कंपनी हो गया, इन लोग को, तो 10% से टीडीएस कटेगा। बाकी अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 5,000 का लिमिट है, 5,000 के ऊपर जाने से 10% से टीडीएस कटेगा। कोऑपरेटिव वाला भी सेम बैंक जैसा है बट कोऑपरेटिव वाले में एक एडिशनल पॉइंट है कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना, मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए। ठीक है,
एक्सेप्शन क्या था, फर्म पार्टनर को देगा नहीं लगेगा, अपने बैंक और एलआईसी को इंटरेस्ट पे कर रहे, तो भैया इतने बड़े नहीं अपने कि अपने उसका टीडीएस काटे बैंक का, तो बैंक एलआईसी के केस में नहीं होगा, सेविंग बैंक के नहीं होगा, करंट में होगा, करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता तो उसमें होगा नहीं, तो सेविंग बैंक के अकाउंट में नहीं होगा, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट मिला नहीं होगा, एनएससी पीओ किसान विकास पत्र में नहीं होगा, जेडसीबी पे नहीं होगा, और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के केस में जब अकाउंट में एंट्री होगा तब नहीं होगा, जब एक्चुअली अवार्ड होगा, एक्चुअल पेमेंट होगा, एक्चुअल रिलीज होगा, तब टीडीएस कटेगा। 194 डी है मैच्योरिटी वाले केस में, हमने क्या देखा था, 1 लाख के ऊपर 1 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए और एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए 1010 डी में, तो टीडीएस कटेगा 5% से। इस बार मैच्योरिटी अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड से कटेगा, प्रीमियम पेड एनुअली दिया रहेगा तो इंटू 3 इंटू 4 वो सब अपने कर लेंगे ईयर वाइज। कब एग्जेम्प्ट नहीं होता है, कब एग्जेम्प्ट होता है, जब वो लिमिट में होता है 80 के, यानी कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, जब वो लिमिट में नहीं होगा 80 के। तो लिमिट क्या है, 1/4/2012 के पहले तो 20% से ज्यादा का अगर सम अश्योर्ड है, यानी एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 1/4/2012 के बाद का है तो 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, और 80 DD वाला तो 15% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा है, तो मतलब वो एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, और 1 लाख या उससे ज्यादा है मैच्योरिटी अमाउंट, तो 5% से टीडीएस कटेगा। इसके लिए क्वेश्चन भी करवाया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आता है 194 आईए। आईए किस वाले के लिए होता है, आईए होता है जब एक बायर और सेलर होता है और वो लोग क्या खरीद रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा सेलर का अगर एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी मोर देन इक्वल टू 50 लाख, यानी दोनों में से कोई भी 50 लाख या उसके ऊपर है तो टीडीएस कट जाएगा। कितने अमाउंट पे कटेगा, एक्चुअल कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर का 1% से कटेगा। पार्ट वाइज पेमेंट करेंगे तो पार्ट वाइज डिडक्ट होगा। अच्छा, अपने को प्रॉपर्टी वाइज देखना है या ओनर वाइज देखना है, अपने को प्रॉपर्टी वाइज देखना है, तो यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी वाइज देखना होता है, बट आई में अपने को ओनर वाइज देखना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आए 194 एलए, ला क्या, ला कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2.5 लाख के ऊपर 10% से, बट कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ एनी एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, फर्क नहीं पड़ता है। आईबी वाला, आईए वाला रूरल के लिए सिर्फ है, एलए वाला रूरल अर्बन दोनों के लिए नॉट एप्लीकेबल है मतलब। अब 194 जे, टोटल 5 चीजें हुआ करती थी 194 जे में, इसमें हम लोग कैसे स्प्लिट अप किया था, हमने स्प्लिट अप किया था, अगर इंडिविजुअल एचएफ है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एक्सीड करता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसके लिए सिर्फ 2 चीजें, प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस। टेक्निकल फीस विल ऑलवेज बी फॉर बिजनेस, प्रोफेशनल फीस में एक एक्सेप्शन है कि अदर देन पर्सनल है तो ही कवर करेंगे, पर्सनल है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 30,000 के ऊपर 10%, टेक्निकल के लिए 30,000 के ऊपर 2%, अदर्स बाकी सब लोगों के लिए, फर्म, कंपनी, एलएलपी, इन लोग के लिए क्या था, प्रोफेशनल फीस 30,000 के ऊपर 10%, टेक्निकल फीस 30,000 के ऊपर 2%, रॉयल्टी फिल्म वाला 30,000 के ऊपर 2%, रॉयल्टी अदर देन फिल्म वाला 30,000 के ऊपर 10%, नॉन कम्पीट फीस 30,000 के ऊपर 10%। डायरेक्टर के लिए कोई लिमिट नहीं थी, 10% से टीडीएस कट जाता था। इन शॉर्ट बोलूं तो अपने क्या यहाँ पे देखे, इन शॉर्ट अपने देखा कि सबके लिए लिमिट 30,000 है एक्सेप्ट डायरेक्टर, एंड सबकी रेट 10% है एक्सेप्ट टेक्निकल एंड रॉयल्टी फॉर फिल्म, उसके लिए 2% है, बाकी सबके लिए 10% है। उसके बाद हम आ गए थे 194 सी में। 194 सी में हमने क्या देखा था, 194 सी में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट में हम देखा कि पैसा जो दे रहा है वो स्पेसिफाइड एसएससी होना चाहिए। पैसा जिसको मिल रहा है अगर वो इंडिविजुअल है या अदर देन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% से टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड क्या था, 30,000 और 1 लाख। अब ये 30,000 1 लाख समझाऊंगा थोड़ी देर में, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। बट अगर कोई ट्रांसपोर्टर डिक्लेरेशन दे देता है कि 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं है उसके पास तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। रेलवेज के लिए कोई टीडीएस नहीं है। वर्क वाले में अपने सिंपल से मस्त फंडा निकाले थे, थर्ड पर्सन से परचेज किया है मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा, वो नॉर्मल सेल और परचेज है, जिसको क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। और अगर रेसिपेंट से ही उसने परचेज किया, लिया है मटेरियल, तो उस सिनेरियो में 194 सी लगेगा। अब अगर मटेरियल का वैल्यू अलग से इनवॉइस में दिखाया है तो मटेरियल को एक्सक्लूड करके टीडीएस कटेगा, मटेरियल इंक्लूडिंग दिखाया है तो फिर इंक्लूड करके टीडीएस कटेगा, सीधी सी बात है। एड एजेंसी, क्लाइंट एड एजेंसी को दिया 194 सी, एड एजेंसी टीवी को दी नो टीडीएस, टीवी चैनल एड एजेंसी को दिया नो टीडीएस। अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट मैं लेके चला गया, उसने मेरे हिसाब से शो बना दिया 194 सी, उसने मेरे को बना बनाया शो चिपका दिया तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ठीक है। और ये गैस वाला में क्या होता है, अपने को देखना है कि अपने साथ क्या कर रहा है, अगर अपने लिए उसने ट्रांसपोर्ट वगैरह भी किया तो भी उसमें 194 सी नहीं लगेगा, बट गैस कंपनी और ट्रांसपोर्टर के बीच में जो हुआ है ट्रांजैक्शन उस पर तो 194 सी लगेगा। फिर हम आ गए थे एम,
तो हमको पता चला सी, एच और जे में इंडिविजुअल एचयूएफ कवर नहीं होता, आइदर फॉर द रीजन ऑफ टर्नओवर और बिकॉज पर्सनल वाला नेचर, दोनों सिनेरियो में। तो वो कवर हो जाएंगे एम में। एम क्या बोलता है, 50 लाख पर एनम के ऊपर दिया तो 5% से टीडीएस कटेगा। ये 50 लाख हर एक का अलग देखना है, कॉन्ट्रैक्ट का अलग, कमीशन का अलग, प्रोफेशनल फीस का अलग, कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। 194 एन एन फॉर नवंबर, नवंबर में क्या हुआ, नोटबंदी। तो 194 एन क्या बोलता है, कैश विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर किया पर डिडक्टर पर फाइनेंशियल ईयर, तो अपने को टीडीएस कटेगा। आप कैश कहां से विड्रॉ करते हैं, या तो बैंक से, या तो पोस्ट ऑफिस से, या तो कोऑपरेटिव बैंक से। अगर हम अच्छे लोग हैं तो 1 करोड़ के ऊपर 2% कटेगा, अगर हम नालायक लोग हैं तो अपना 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5% से कटेगा, ठीक है। ये स्लैब नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना है अपने को फिगर। अब नालायक कब हो जाएंगे, जब 1819, 1920 एंड 2021 का रिटर्न तीनों साल का नहीं लगाया तब। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, जो विड्रॉ कर, अगर वो गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, व्हाइट लेवल एटीएम है, या आरबीआई नोटिफाइड मनी चेंजर है, इस लो पे सेक्शन नहीं लगता है। वो नहीं किया था, फिर हमने पी किया था। पी किसके लिए किया था, पी हमने किया था एजेड लोग के लिए। कौन से एजेड, 75 ईयर्स और मोर, अगर उनका सिर्फ पेंशन इनकम है और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, एक ही बैंक से आ रहा है, तो वो डिक्लेरेशन फाइल कर दे 12 बीबीए, उनको रिटर्न भी नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है, बैंक उनके बिहाफ में सारा काम कर देगा, उनका टीडीएस भी काट लेगा। किस रेट से काटेगा, सेम वैसा ही जैसा हमने देखा था सैलरी में, कैलकुलेट करेगा, रेट निकालेगा, डिवाइड बाय 12 मारेगा, पर मंथ का टीडीएस जमा कर देगा। 87A इनको मिलता है। बस एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट था, बस यहाँ कंडीशन क्या थी, सेम बैंक में होना चाहिए, इंटरेस्ट भी उसी बैंक में आ रहा है, पेंशन भी उसी बैंक में आ रहा है, ऑब्वियसली तभी कैलकुलेट कर पाएगा ना। अब आईसीआईसीआई में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, एचडीएफसी में पेंशन आ रहा है, तो दोनों आपस में थोड़ी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हुई बात। तो इतना हमने पढ़ा था, इतना हमने रिवाइज कर लिया। कितना मिनट लगा, 15-20 मिनट लगा। अब सबसे पहले देखते हैं 194C का 30,000 और 1 लाख वाला जो अपना चीज था वो, ठीक है। आ जाओ सब। ओके रेडी, कैमरा ऑन करो सब, आ जाओ फोकस करो। 194C की तरफ आ गया अपने। तो 194C में देखो थ्रेशोल्ड जो था ना, एक सिंपल लाइन में बताता हूं, ठीक है। अगर 30,000 के ऊपर पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा, ठीक है, टीडीएस कटेगा, ठीक। अगर 30,000 से कम पेमेंट है, सारे पेमेंट जो है वो 30,000 से कम है, बट उनका टोटल 1 लाख के ऊपर आ रहा है, तो टीडीएस कटेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सिंपल। 30,000 के ऊपर है तो टीडीएस तो कटा। अगर 30,000 से नीचे हैं सारे पेमेंट और टोटल उनका पूरा फाइनेंशियल ईयर मिला के 1 लाख के ऊपर है, तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे अपने, ठीक है। अब ये पर पर्सन देखना, ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्टर का अलग कैलकुलेशन, हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्टर का एक साथ मत मिला देना, हर कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा। 25,000, जल्दी बताओ, टीडीएस कटेगा? नहीं। 10,000, 5,000, 20,000, टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, वही तो समझा रहा हूं। सिंगल पेमेंट 10,000 के नीचे, टोटल मिला के 1 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 40,000, 60,000, 1,000, तो यहां पे तो टीडीएस कटेगा, यहां पे भी टीडीएस कटेगा, बिकॉज 30,000 के ऊपर है, 30,000 के ऊपर है। यहां टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज 30,000 के नीचे है, बट जब टोटल करेंगे तो 1 लाख के ऊपर चला गया, तो अब यहां पे भी टीडीएस कटेगा। समझ गए? सिमिलरली मिस्टर ए का ये है, मिस्टर बी का ये है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, टोटल नहीं करना है दोनों को। और अगर यहाँ 20,000 दिया तो यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा, यहाँ पे 30,000 के ऊपर है तो यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। गॉट इट? सिंपल है एकदम। क्या देखना है, सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर तो टीडीएस कटेगा, और अगर सारे पेमेंट 30,000 से कम है या एक भी पेमेंट 30,000 के कम है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, बट टोटल देखेंगे, टोटल अगर 1 लाख के ऊपर चला गया तो फिर टीडीएस कटेगा। ये पर कॉन्ट्रैक्टर चेक करना अपने को, ठीक है, अलग से नहीं चेक करना। ओके, बोलो प्रदीपा। प्रदीपा बोलो। वेद श्री, ओ माइक्रोफोन ही ऑफ है।
रुको, बोलो प्रदीप। क्योंकि सर वो जो आपने ऊपर वाला एग्जांपल दिया है, ये वाला 40,000, 60,000 और 10,000, सर इसमें एक बार टीडीएस कितना हो जाएगा टोटल वो बता दीजिए। देखो, अब मान लो कि 1% वाला टीडीएस कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ 1% कटेगा, यहाँ 1% कटेगा। अब यहाँ पे नहीं कटेगा, बट सिंस ये 1 लाख के ऊपर है तो इसका भी 1% कटेगा, प्रति पेमेंट पे 1111% कटेगा। ठीक, So, प्रदीपा। my doubt is actually it is to be considered on single payment basis, na sir. But yesterday we have done one question. In that it is written that it's single contract for single contract. For suppose a contract is worth of rupees 50,000, but the payments are made as 25,000 one time and 25,000 one time. We shouldn't deduct, na sir, then in that case. No, see, payment wise we have to check. Correct, you are telling right. अगर 30,000 से कम पेमेंट है देन टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड, बट 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। बट अगर 30,000 से कम बहुत सारा एंड द टोटल इज मोर देन 1 लाख, देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड। Yes, sir. That means even the contract is worth of rupees 50,000 also. If we make part payments of 25,000, 25,000, we shouldn't deduct TDS. But if total is more than 1 lakh, then TDS will be deducted. Okay, sir. Okay, thank you, sir. For example, मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया वो किया 1,10,000 रुपए का, ठीक है, बट हमने सारे पेमेंट 5-5 हजार रुपए में किए हैं, सारे पेमेंट 5-5 पे किए, तो सिंस सारे 5-5 पे किए तो ऐसे तो लगेगा टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, बट टोटल 1,10,000 है तो फिर पूरे 1,10,000 पे 1% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट था कि 30,000 के ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, अगर 30,000 से कम है, टोटल 1 लाख के ऊपर है तो भी टीडीएस कटेगा। तो ये रही बात। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ जो कि एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन नंबर 194 ओ। क्या? 194 ओ फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओ फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, यहां साइड में लिख लो टीसीएस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के टीसीएस से इसको क्रॉस लिंक करेंगे जब पढ़ेंगे तब, अभी नहीं, क्योंकि ये सेम प्रोविजन वहां पे भी है, सेम प्रोविजन यहां पे भी है। टीसीएस ऑफ जीएसटी एंड 194 ओ इज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, 80%, 90%, 99% सिमिलर। ठीक है, अब 194 ओ इज फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर हम लोग को शॉपिंग करना है, सर हम लोग को शॉपिंग करना है, चलो आज तुम लोग को शॉपिंग करवाते। ठीक है, ये हो आप रो रहे हो, मेरे को कुछ खरीदना है, मेरे को कुछ खरीदना है, तो बोला ठीक है चलो खरीद। तुम क्या किया? तुमने खोला फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट से मस्त तुमने क्या ऑर्डर मारा? कुछ भी ऑर्डर मारा। मान लो आईफोन ऑर्डर किया तुमने, आईफोन ऑर्डर कर दिया तुमने फ्लिपकार्ट से। तुम रो रहे थे, मैंने बोला ठीक है चलो आईफोन खरीद लो, तो तुम चले गए फ्लिपकार्ट पे, आईफोन खरीद ली। अब क्या होगा? अब फ्लिपकार्ट कॉन्टैक्ट किसको करेगा? सेलर को कॉन्टैक्ट करेगा। सेलर क्या करेगा? फ्लिपकार्ट पे माल भिजवाएगा। फ्लिपकार्ट क्या करेगा? हम लोग को माल डिलीवर कर देगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्लिपकार्ट को पेमेंट करेंगे। फ्लिपकार्ट क्या करेगा? अपना कमीशन काट के पेमेंट ट्रांसफर कर देगा कस्टमर को। ठीक है, अब इस सिनेरियो में गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी फ्लिपकार्ट सेलर को ट्रांसफर करेगा अमाउंट, जब भी फ्लिपकार्ट सेलर को ट्रांसफर करेगा अमाउंट, तो उसको 1% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 1% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यानी 50,000 का 1% कितना होता है? जल्दी बता दो। 500 रुपए। तो 500 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। 500 रुपए डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। तो जब भी फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने सेलर, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जो ई कॉमर्स सेलर होता है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। या पार्टिसिपेट कर रहा है ना फ्लिपकार्ट में, इसीलिए। तो जब फ्लिपकार्ट इसको पेमेंट करेगा तो 1% से टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। सिंपल सा प्रोविजन है एकदम। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ। फिर तुम रोने लगे, बोले अब हम वापस ऑर्डर करेंगे, हमको आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो चलो तुमने आईफोन ऑर्डर मारा, आईफोन तुमने ऑर्डर मारा, तुम चले गए फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर को रिले कर दिया सेलर के पास, सेलर ने फ्लिपकार्ट पे माल पहुंचवाया एंड फ्लिपकार्ट ने डायरेक्टली तुमको माल डिलीवर कर दिया। बट इस बार चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ पता है? इस बार तुमने डायरेक्टली सेलर को पेमेंट कर दिया। मतलब बीच में तुमने फ्लिपकार्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, तुमने सीओडी रखा था, डायरेक्टली सेलर ने ही तुमसे कैश कलेक्ट कर लिया। तो इस सिनेरियो में कैसे टीडीएस कटेगा क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ जी, इस सिनेरियो में भी टीडीएस कटेगा 1% से।
इसको इसका फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि इसके हाथ में तो कैश ही नहीं है तो ये टीडीएस कैसे काटेगा? अभी नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है कि लास्ट ट्रांजैक्शन है इसका फ्लिपकार्ट के साथ, और भी तो ट्रांजैक्शन होंगे फ्लिपकार्ट के साथ इसके, तो तब इसको टीडीएस काट, मतलब अभी इसके नाम से टीडीएस जमा करवा दो, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें एडजस्ट कर लेना, बिकॉज सेलर और फ्लिपकार्ट के बीच में तो कंटिन्यूटी में ट्रांजैक्शन चलती है। ठीक है, ये बात हो गई। इसका मतलब होता है कि अगर डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करना है 1% से। अब या तो अपने पहले फ्लिपकार्ट को दे, फ्लिपकार्ट इसको दे तो भी 1% से टीडीएस कटेगा, या तो अपने डायरेक्टली पे कर दे तो भी 1% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर हम रोने लगे, हमको आईफोन चाहिए। फिर हमने आईफोन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, सर आईफोन क्या बेच रहे, क्या इतना आईफोन क्या करेंगे आप? फिर फ्लिपकार्ट ने रिले कर दिया सेलर को। अब ये जो सेलर है ना, ये एक इंडिविजुअल एचयूएफ है और इसका सेल अप टू ₹5 लाख है। इस फ्लिपकार्ट पे जो इसका सेल है टोटल वो 5 लाख रुपया तक का है। एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसका सेल अप टू 5 लाख रुपीज है उस फ्लिपकार्ट में। इस सिनेरियो में गवर्नमेंट बोलती है चाहे डायरेक्ट पेमेंट करो, चाहे डायरेक्टली पेमेंट करो, चाहे फ्लिपकार्ट के थ्रू रूट करो पेमेंट को, दोनों ही सिनेरियो में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। दोनों ही सिनेरियो में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यानी अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ है और जिसका सेल अप टू ₹5 लाख है फ्रॉम दैट फ्लिपकार्ट, तो उस सिनेरियो में क्या उसका टीडीएस कटेगा? द आंसर इज नो, उसका टीडीएस नहीं कटेगा। बट उसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर दिया कि इसको अपना पैन जमा देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के पास। पैन जमा मतलब पैन का कॉपी देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के पास, तभी, अदरवाइज फिर अलाउ नहीं करेंगे। ओके, अब आपको एक चीज के बारे में पता है क्या? पेमेंट गेटवे समझते हो? पेमेंट गेटवे क्या होता है ना, वेबसाइट वगैरह पे लगा होता है जिसके थ्रू पेमेंट रूट होता है। पेमेंट प्रोसेसिंग करने का काम पेमेंट गेटवे का होता है। तो मान लो हम ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, बट जब हम पेमेंट करेंगे तो अपने बीच में एक पेमेंट गेटवे है, तो समझ लो रेजर पे एक पेमेंट गेटवे, ये पेमेंट प्रोसेस करेगा एंड अपना कमीशन काट के फ्लिपकार्ट के अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस, बिकॉज यहाँ पे दो ऑपरेटर आ गए, एक रेजर पे आ गया जो पेमेंट प्रोसेसिंग कर रहा है, एक आ गया तुम्हारा फ्लिपकार्ट, तो कौन डिडक्ट करेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है कि रेजर पे को करने की नीड नहीं है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है तो रेजर पे को जरूरत नहीं है। नहीं समझे सर? ठीक है, अब एग्जांपल उल्टा करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया, ठीक है। अब जो रुपए हैं वो रुपए किसके पास जाएंगे? पहले रेजर पे के पास वो रुपए जाएंगे, फिर रेजर पे उसको ट्रांसफर करेगा फ्लिपकार्ट के पास, ठीक है। एक कस्टमर ने ऑर्डर किया तो पहले रेजर पे के पास गया, रेजर के पे उसको फ्लिपकार्ट के पास रूट कर दिया। अब जब फ्लिपकार्ट को पेमेंट करना होगा ट्रेडर को, सेलर को, तो कैसे करेगा? वो भी पहले रेजर पे को यूज करेगा, वहां से पेमेंट फिर रूट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस सिनेरियो में टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किसकी है? तो अल्टीमेट जिम्मेदारी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही है। अगर फ्लिपकार्ट ने टीडीएस नहीं काटा बाई चांस, तो जिम्मेदारी रेजर पे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यानी इन शॉर्ट बोलूं तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फ्लिपकार्ट टीडीएस काट लिया है तो पेमेंट गेटवे को टीडीएस काटने की नीड नहीं है। पेमेंट गेटवे को टीडीएस काटने की नीड नहीं, यानी दो बार नहीं कटेगा, एक ही बार कटेगा। या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर काट लेगा या तो रेजर पे, दोनों में से कोई एक, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। हाँ, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर का ही है। अब ये एक बुजुर्ग आदमी है, इनको क्या करना था? इनको एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदना था। तो ये एजेंट के पास नहीं भागे, बिकॉज आपको पता है एजेंट के पास भागने से फिर क्या हो जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट से कभी पाला पड़ा है? नहीं पड़ा है, जब पड़ेगा तब समझोगे। तो देखो, जब एक एजेंट के पास नहीं जा रहे, इनको डायरेक्टली खरीदना, तो ये कहाँ चले गए? policybazaar.com का नाम सुना है? policybazaar.com है जहाँ पे आप इंश्योरेंस वगैरह खरीद सकते हो। तो policybazaar.com इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है समझ रहे होगे? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेक माई डिलीवरी, मेक माई ट्रिप, policybazaar.com, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं।
तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास ये चले गया policybazaar.com में और वहां जाके इन्होंने HDFC लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लिया। ठीक है, अब परचेज किया है तो पेमेंट ये लोग ऑब्वियसली पॉलिसी बाजार के थ्रू ही करेंगे फर्स्ट टाइम। अब जब ये फर्स्ट टाइम पेमेंट पॉलिसी बाजार के थ्रू कर रहे हैं तो क्या पॉलिसी बाजार को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या जब भी वो पेमेंट रूट करेगा HDFC के पास? हाँ जी, तो 1% से टीडीएस काटेगा। तो पॉलिसी बाजार जब भी पेमेंट करेगा उसका HDFC लाइफ को कस्टमर से कलेक्ट करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करके HDFC लाइफ को पेमेंट करेगा तो 1% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये बात रही फर्स्ट ईयर की। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में आते हैं। अब सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, हम policybazaar.com क्यों जाएंगे? जब हम HDFC लाइफ से लिए तो डायरेक्टली HDFC.com खोलेंगे और डायरेक्टली अपना इंश्योरेंस का पेमेंट कर देंगे। तो जब ये कस्टमर सब्सिक्वेंट ईयर में डायरेक्टली पे कर देगा HDFC लाइफ को, तब क्या यहाँ पे पॉलिसी बाजार का कोई रोल दिख रहा है तुमको? कुछ भी है रोल? नहीं है। तो क्या पॉलिसी बाजार अब वापस टीडीएस काटेगा क्या? नहीं काटेगा। जब उसका रोल ही नहीं है बीच में तो वो टीडीएस क्यों काटेगा? वो टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है, बट सब्सिक्वेंट ईयर में भी हम पॉलिसी बाजार के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, तब टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? हाँ, तब टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में पॉलिसी बाजार बीच में है ही नहीं तो टीडीएस नहीं काटेगा। सब्सिक्वेंट ईयर में अगर पॉलिसी बाजार के थ्रू लॉगिन करके हम पेमेंट करते हैं तो फिर पॉलिसी बाजार जब भी पैसा ट्रांसफर करेगा HDFC लाइफ को तो टीडीएस काट के पैसा ट्रांसफर करेगा। ओके, बताऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, थ्रेशोल्ड पे नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, आजकल एक नया चीज चला है, ई ऑक्शन। ई ऑक्शन में क्या होता है ना, बायर और सेलर जो होता है अपना प्राइस लिस्ट कर देता है। बायर को अगर खरीदना होता है तो वो सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। ठीक है, जो ई ऑक्शन की वेबसाइट होती है वो सिर्फ प्राइस डिस्कवरी के लिए यूजफुल होती है, मतलब ये दोनों में सिर्फ कांटेक्ट करवा देती है। बट जो एक्चुअल सेल परचेज होता है ना वो बायर और सेलर सेपरेटली करते हैं, उसमें ई ऑक्शन वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ दिखाती है कि ये बंदा तुमसे खरीदना चाहता है इतने रुपए में, तुम इससे कांटेक्ट कर लो। तो बस वो उससे कांटेक्ट करके बाहर ई ऑक्शन जो वेबसाइट है उसके बाहर सेल को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बताओ अगर उसके बाहर एग्जीक्यूट करता है तो क्या इसमें टीडीएस काटना चाहिए क्या ई ऑक्शन को? द आंसर इज नो। फिर इस सिनेरियो में टीडीएस नहीं काटेगा ई ऑक्शन। So transaction taking place directly between the buyer and seller outside the electronic portal, तो इस सिनेरियो में टीडीएस नहीं कटेगा। इस सिनेरियो में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा तो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, अगर जो कस्टमर है वो डायरेक्टली पे कर देता है सेलर को तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना पड़ेगा 1% से। नेक्स्ट चीज, अगर जो सेलर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसका सेल इज अप टू ₹5 लाख और वो पैन भी दे देता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। फिर टीडीएस नहीं कटेगा, छोटा आदमी ना, छोटा आदमी का टीडीएस नहीं काटेंगे अपने। अगर पेमेंट गेटवे बीच में इन्वॉल्व है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। अगर वो नहीं करेगा तब पेमेंट गेटवे पे आएगा, वरना ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही काटना है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की या इंश्योरेंस पॉलिसी की। पॉलिसी बाजार के थ्रू लिया तो पॉलिसी बाजार जब पेमेंट करेगा HDFC लाइफ को तो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। दूसरी चीज, सब्सिक्वेंट ईयर में अगर डायरेक्टली HDFC लाइफ से कांटेक्ट करके अपने पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम का तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज वो इन्वॉल्व ही नहीं है पॉलिसी बाजार बीच में, तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर सब्सिक्वेंट ईयर में भी पॉलिसी बाजार के थ्रू पेमेंट करते हैं तो फिर पॉलिसी बाजार को टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। ई ऑक्शन के केस में सिर्फ प्राइस डिस्कवरी होती है और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है ना वो बिटवीन बायर एंड सेलर आउटसाइड द पोर्टल होता है, तो यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब आते हैं यहां पे, देखो, इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर फैसिलिटेट द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ जी, सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है। ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट थ्रू इज डिजिटल प्लेटफॉर्म, they are responsible for deducting TDS at the rate 5% of the gross amount of such sale or services. Any payment made by buyer of goods or recipient of service directly to an e-commerce participant
टीडीएस फिर भी कटेगा। अगर डायरेक्टली अपने पे कर देते हैं तो भी टीडीएस कटेगा। टीडीएस कब नहीं कटेगा? जब ग्रॉस सेल इज अप टू ₹5 लाख, सेलर पैन भी दे देता है और सेलर कौन है? एक इंडिविजुअल एचयूएफ, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर अपने कोई प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो क्या टीडीएस कटेगा 194O में? हाँ जी, 194O में टीडीएस फिर डिडक्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये रही। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे, इसका सर्कुलर भी देख लेते हैं। क्या सर्कुलर भी कवर कर लिया क्या हमने? हाँ कर लिया, यहां से देख लो पेज नंबर 16, 194O सर्कुलर, अमेंडमेंट्स भी है इसमें। सबसे पहले अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें 194O एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो पावर एक्सचेंज हो जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी किसी भी बोर्ड के थ्रू अगर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, तो उस 194O विल नॉट बी एप्लीकेबल। दूसरा, बोथ ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड पेमेंट गेटवे क्वालिफाई एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। Payment gateway is not required to deduct TDS if e-commerce operator has already deducted the same. यानी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, सेकेंडरी वाली पेमेंट गेटवे के ऊपर है, क्योंकि अगर ई कॉमर्स काट लेगा तो पेमेंट गेटवे को नहीं काटना है। अब इंश्योरेंस एजेंट्स आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट TDS अंडर 194O in subsequent year if there is no involvement in transaction between the insurance company and the buyer. However, insurance company responsible for deducting TDS on commission payment to the agent. कमीशन जो पे करेंगे उस पे तो अपना को लगेगा, वो तो कोई डाउट नहीं है, वो तो अपने ऑलरेडी देखा था कि 194D में कवर होता है वो। ई ऑक्शन के केस में 194 इज एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज जो ट्रांजैक्शन होता है वो आउटसाइड द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल कैरी ऑन होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज किसकी होगी? ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी, ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस। तो हमने सर्कुलर को भी कवर कर लिया यहीं पे, ठीक है। सर्कुलर मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सर्कुलर किसको बोलते हैं? नहीं पता है? सर्कुलर मतलब होता है जो डिपार्टमेंट रिलीज करता है, हाँ डिपार्टमेंट रिलीज करता है। और याद रखना, सर्कुलर जो होता है ना वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, वो बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट पे ज्यादा करके। बट क्या सर्कुलर को अपने बेस मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। क्लैरिफिकेशन टाइप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, इजी था 194O, बहुत सिंपल है। ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट करेगा। क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, जितना भी रिलीज करोगे सब पे 1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो आ जाओ फटाफट मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। एबीसी लिमिटेड, XYZ एंड PQR लिमिटेड, देखो एबीसी लिमिटेड, BBC, XYZ, PQR ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, सप्लाई करते हैं गुड्स इन इंडिया थ्रू एन ईबे ओन्ड बाय ईबे लिमिटेड। ईबे लिमिटेड को जानना है कि 194O में टीडीएस कटेगा कि नहीं। ईबे कौन है? वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। और एबीसी, बीबीसी, XYZ, PQR ये लोग कौन है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, मतलब सेलर है क्या? हाँ जी सेलर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर भूल जाना, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एबीसी लिमिटेड सेल करता है गुड्स 44 लाख का। एबीसी लिमिटेड ईबे के थ्रू कितना रुपए का सेल करता है? 44 लाख का सेल करता है, ठीक है। ईबे क्या करेगा? अपना कमीशन काट लेगा। उसने अपना कमीशन काट के 37.4 रुपीज ट्रांसफर कर दिया एबीसी लिमिटेड को, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट था उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें क्या है? ग्रॉस सेल इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ₹44 लाख माइनस कमीशन 15%, और थ्रू आरटीजीएस इसने किया। कमीशन कितना है? 15% है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो पहली चीज याद रखना कि अमाउंट में जीएसटी अपने को एक्सक्लूड करना है। पहली चीज, जीएसटी को तो एक्सक्लूड करना ही करना है, तो अलग हो गया जीएसटी, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कमीशन का क्या करना है? कमीशन काट के अपने को टीडीएस निकालना है या कमीशन नहीं कटा होना चाहिए तब टीडीएस करेंगे? तो कमीशन नहीं कटा होना चाहिए, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटता है, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट कितना है? ध्यान से देखो, कितना का सेल हुआ था? 44 लाख का सेल हुआ था।
ग्रॉस सेल एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है 44 लैक्स। तो टीडीएस कितना पे कटेगा, टीडीएस कटेगा 44 लैक्स का 1%। ठीक है, नेक्स्ट। अबव पेमेंट इज मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। अब 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट गया है 19.55, 7.65 एंड बैलेंस गया 10.2 पे, 10.2 पे गया है। ठीक है, तो टोटल इसको करते हैं एक बार, देखते हैं कितना था 19.55, 7.65, 10.2, तो इससे आया 37.4। इसका मतलब होता है ये जो फिगर है दैट इज आफ्टर कमीशन माइनस करके, आफ्टर कमीशन जो कि 15% का है। अब देखो टीडीएस कब कटेगा, जब जब पेमेंट करोगे तब तब टीडीएस कटेगा। तो अपने को यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने करेंगे 1 जनवरी, फिर अपना पेमेंट गया मार्च में और एक गया 31/3 को। कितने रुपए गए 19.55, यहाँ पे 7.65 एंड 10.2। करेक्ट, ऐसा ही हुआ था। अब इसको कर देंगे ग्रॉस अप। ग्रॉस अप कैसे करेंगे, 15% इसमें कटा है यानी ये 85% के बराबर है। तो 19.55 डिवाइडेड बाय 85%, तो कितना आया 23। सिमिलरली 7.65 डिवाइडेड बाय 85%, 9। 10.2 डिवाइडेड बाय 85%, 12। तो ये है ग्रॉस अमाउंट। इस पे टीडीएस कटेगा 1% से, 1% से और 1% से। ठीक है, कैसे कटेगा, ऐसे 23,000, 9,000, 12,000 एंड 44,000 टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In case 2, assume that e-commerce participant is not ABC Limited but Mr. A an individual. कोई फर्क पड़ेगा, बोलता पार्टिसिपेंट एबीसी लिमिटेड नहीं था, मिस्टर ए है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर बी एन इंडिविजुअल ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सप्लाई करता है सर्विस, एग्रीगेट वैल्यू इज 4.5 lakhs through eBay Limited. BBC has furnished his PAN to eBay Limited. ठीक है, नो टीडीएस बिकॉज इंडिविजुअल एचयूएफ है, 5 लाख से कम है और पैन दे दिया है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, इसीलिए टीडीएस नहीं लग रहा है। तीनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इतना XYZ एन इंडिविजुअल ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाइज गुड्स एग्रीगेटिंग ऑफ which 5 lakhs through eBay Limited. XYZ has furnished his PAN to eBay Limited. बताओ, बस कर दी ना गलती, नो टीडीएस, नो टीडीएस। सोच के देखो, अप टू था 5 lakhs कि मोर देन था 5 lakhs, क्या था, अप टू, वेरी गुड। तो 5 एग्रीगेट वैल्यू इज 5 lakhs, eBay से किया, पैन हमने दे दिया है, तो अपने को यहाँ पे टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलवेज तीनों कंडीशन चेक करना है, तभी बोलना यस और नो, सिर्फ एक कंडीशन देख के नहीं बोलना है। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहाँ कवर हो गया। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी नहीं करते, इसको बाद में देखते हैं एक बारी, या देख सकते हैं, आ जाओ, हो जाएगा। मिस्टर जेड एक इंडिविजुअल है, क्वेश्चन नंबर 62 पेज नंबर 21। मिस्टर जेड एक इंडिविजुअल है, स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस फॉर सेल ऑफ यूनिक टी शर्ट। ठीक है, he has obtained a valid PAN in his name and registered himself in abc.com, एक वेबसाइट पे जो कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मिस्टर जेड ने सेल किया है 60 lakhs एबीसी लिमिटेड के थ्रू। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने रुपए कैसे दिए हैं ये देखो, 20 लाख, 15 लाख एंड फुल एंड फाइनल पेमेंट 31/3 को किया आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 10%, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 10%। मिस्टर जेड को 10 लाख बैंक में मिले एंड 60 लाख रुपए, मतलब रिमेनिंग जो 50 लाख रुपीज है वो पेटीएम वॉलेट में मिले। कोई फर्क पड़ता है क्या इससे, पैसा कहां पे मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे पेटीएम वॉलेट में दो चाहे कैश में दो, दोनों ही सिनेरियो में टीडीएस कटेगा। तो अब टीडीएस कैसे कटेगा, बहुत सिंपल है, 20 लाख पे 1% कटेगा, 15 लाख का 1% कटेगा एंड उसके बाद और कितना बचा 20, उसके बाद फाइनल पेमेंट अपने रिलीज किया 20 + 15 - 60 और 25 लाख पे 1% कटेगा। ठीक है, 15 लाख 20 पे कटेगा, 15 पे कटेगा और जब 25 का पेमेंट करेंगे तो 25 पे 1% कटेगा। ठीक है, तो 20 पे कटा,
15 पे कटा रिस्पेक्टिवली, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, अच्छा रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट उन्होंने इसमें किया है, मतलब जो 25 लाख है उसमें से 10 लाख रुपए बैंक में दिया एंड 15 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं पेटीएम वॉलेट में, ठीक है, ऐसे किया। तो दोनों ही सिनेरियो में 1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। बस करना क्या होगा, अपने को अलग अलग एक बार के लिए दिखाना पड़ेगा। 25 लाख एक साथ 1% नहीं दिखाएंगे, पहले 1% 10 का दिखाएंगे, फिर 15 का 1% दिखाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो 1% पहले 10 का, फिर 1% 15 का, अलग अलग अपने यहाँ पे दिखा दिया। सिंपल है। कैलकुलेशन वापस बताओ, देखो 20 लाख रुपए 31/12 को पे किया, 1% टीडीएस काट दिया। 15 लाख रुपए पे किया 28 फरवरी को, 1% टीडीएस काट लिया। 31 मार्च को 2 पेमेंट गया, एक 10 लाख में कैश गया बैंक में और तुम्हारा 15 लाख गया पेटीएम में। तो 10 लाख का जो कैश गया उस पे भी 1% कटेगा, 15 लाख जो पेटीएम में गया उस पे भी 1% कटेगा, दोनों पे 1% डिडक्ट हो जाएगा। कमीशन का क्या किया, कमीशन को नहीं लेते हैं ना, मैंने बोला ना कमीशन इंक्लूड, कमीशन माइनस करके नहीं लेना है, एक्सक्लूडिंग कमीशन अमाउंट जो है वो अपने को करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कमीशन वाला कि कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ तो 60 हो गया ना, अरे 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 मैथमेटिशियन, 20 + 15 + 10 + 15 हो गया तो 60। 20 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 60 lakhs, 15, 15, 30, 20, 50, 10, 60 और 1% डिडक्ट किया तो हो गया 60,000। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे टीडीएस 1% काटते जाना है प्रति पेमेंट पे। अब यहाँ पे 2 चीज लिख लो। पहला चीज जीएसटी अमाउंट को एक्सक्लूड करना है, दूसरा चीज कमीशन इंक्लूड नहीं करना है। कमीशन छोड़ के मत लिखो, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, ऐसा लिख लो। अपार्ट फ्रॉम कमीशन ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। अपनी लैंग्वेज में जिसमें भी लिखना है लिख के नक्की करो। तो 194 वो यहां होता है समाप्त। अब चलते हैं 194 क्यू की तरफ। किसी को कोई डाउट है बोलो इसके। कमीशन अमाउंट एक्सक्लूडिंग नहीं लिखना है, एक्सक्लूड मत लिखना है। कमीशन एंड जीएसटी एक्सक्लूड नहीं लिखते, लिखेंगे कि इसको कंसीडर नहीं करना। एक्सक्लूड लिख देंगे ना तो फिर अपने शायद माइनस कर दे, उसको माइनस नहीं करना है, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। संतोष सर इस केस में 194 डी का भी एप्लीकेशन आएगा ना? हाँ 194 बी डी इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस, हाँ उसमें आएगा ना, वो तो आएगा ही, वो तो है ही। अपने सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला भी पढ़ रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट करता है 194 डी। सर नहीं, इस केस में जो पेमेंट कर रहा है ई कॉमर्स वाला कमीशन काट के पेमेंट करेगा ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, तो टीडीएस कैसे डिडक्ट करते हैं? नहीं, वो कमीशन नहीं है, वो कमीशन ई कॉमर्स वाला कमीशन है कि ई कॉमर्स में हम तुमको रजिस्टर किए हैं उसका कमीशन लेता है। वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का कमीशन नहीं है। ओके जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जैसे सेल परचेज हम तुम्हारा करवा दिए, वो उसलिए नहीं होता है, हम तुमको लिस्ट कर रहे हैं, लिस्टिंग कमीशन है वो एक्चुअली, कि हम तुमको लिस्ट करते हैं उसका कमीशन है। ठीक है, बोलो मनुश्री। सर ये क्वेश्चन में बहुत सिली सा डाउट था, बट हाँ। इसमें सर पता कैसे चलेगा कि वो 15 lakhs भी पे हुआ है? मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ फुल एंड फाइनल हुआ है, बट हाँ, तो इसमें बस सिर्फ वही है, वही कीवर्ड है, यही कीवर्ड है। फुल एंड फाइनल पेमेंट जब भी लिखा होगा समझ लेना पूरा क्लियर कर दिया। एंड वो कैसे, मतलब अच्छा जैसे 10 lakhs उन्होंने बोला डायरेक्टली दिया है, तो हाँ। हमें अज्यूम करना है कि 15 lakhs इज थ्रू पेटीएम देन? नहीं, लिखा है ना उसमें 10 lakhs इज डायरेक्टली इन हिज बैंक अकाउंट आउट ऑफ अबव 60 lakh थ्रू पेटीएम वॉलेट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय इतना, बाकी पेटीएम वॉलेट में गया। ठीक है, ओके। और कौन? निकुंज। सर आपने वो जो लिखने बोला था अपने लैंग्वेज में एक बार रिपीट करिए ना, बहुत नेट इश्यू हो रहा है आज। उसमें तुमको लिखना है कि कमीशन को अपने कंसीडर नहीं करेंगे और जीएसटी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। कमीशन और जीएसटी को कंसीडर नहीं करेंगे,
मतलब अगर माइनस किया हुआ है तो ऐड बैक कर देंगे और कुछ नहीं किया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। ठीक 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 है सर। एस के बोलो। सर यहाँ पे जो 10 lakhs वाला लाइन है ना, वहां पे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि आप एक बार लैंग्वेज देखो, मिस्टर जेड रिसीव 10 lakh डायरेक्टली इन हिज बैंक आउट ऑफ अबाउट 60 lakhs। यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद होना चाहिए था एंड रेस्ट या फिर रिमेनिंग अमाउंट थ्रू पेटीएम नहीं नहीं, वॉलेट। वैसे नहीं है, ये क्वेश्चन सही ड्राफ्ट है। इसमें अगर ऊपर वाला लाइन पढ़ो तो देखो क्या लिखा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्रिएटेड द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके बैंक अकाउंट में भी उसी टाइम में ही चला गया है। ओके ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही ड्राफ्ट होता है एग्जाम में, वो पढ़ के अपने को कई बार आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन एंड स्पेशली इन एग्जाम में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसकी वजह से, ये बात एकदम सच है। इसीलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपने को एटलीस्ट वो क्या सोचते हैं इतना अपने को पता चल जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं 194 क्यों फॉर क्यों आया ये सेक्शन। सच में 194 क्यों आया ये सेक्शन, तो आ जाओ क्यों आया ये सेक्शन देखते हैं। 194 क्यों, एक बायर है जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एक बायर है जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। वो, अब इसका लॉजिक देखना तुमको बहुत मस्त लगेगा। एक बायर है जिसका 10 करोड़ के ऊपर है, वो किसी भी सेलर से अगर 50 लाख के ऊपर सामान खरीदता है, 50 लाख के बियॉन्ड जितना भी सामान खरीदता है, उस पे टीडीएस काटेगा 0.1%। देखो भावनाओं को समझो, खरीदने वाले का टर्नओवर ज्यादा है पर टीडीएस कटेगा सेलर का। खरीदने वाले का 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, बट जो टीडीएस कटेगा वो सेलर का कटेगा। एंड दिस इज द अनदर सेक्शन आफ्टर 194N जिसमें एक्सीडिंग 50 लाख यानी 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उस पे टीडीएस कटेगा। 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे, जैसे यहाँ पे 80 लाख है तो 80 लाख माइनस 50 लाख 0.1% से टीडीएस कटेगा 3000 का। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जो तुमको नोटिस हो रही होगी वो हो रही होगी कि बायर का 10 करोड़ ज्यादा है तो सेलर का टीडीएस क्यों कट रहा है। इसके लिए थोड़ी देर रुक जाओ, 206C1H लर्न कर लेंगे अपने भी, सेक्शन नंबर है टीसीएस का, उसके साथ इसको क्रॉस लिंक करूंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो, एक बायर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, वो सेलर से कोई भी सामान खरीदेगा 50 लाख के ऊपर, तो जितना अमाउंट एक्सेस है उस पे 0.1% से टीडीएस कटेगा। यानी टीडीएस कौन काटेगा, जो बंदा पैसा दे रहा है, एंड पैसा कौन देगा, बायर। तो बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा। किसका टीडीएस डिडक्ट करेगा, सेलर का टीडीएस डिडक्ट करेगा। सिंपल, अभी के लिए बस इतना ही समझो। ठीक है, तो हमने क्या देखा 194 क्यू में कि एक बायर है जिसका टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट तीनों में से कुछ भी एक्सीड करता है 10 करोड़। कब, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पीपीवाई साइड में लिख लेना, पीपीवाई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो बंदा किसी भी सेलर से कोई भी सामान खरीदेगा और वो सामान अगर 50 लाख के ऊपर है तो 0.1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। 0.1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। जीएसटी, एक्साइज, वैट एक्सक्लूड करना है। ध्यान दो, सिर्फ जीएसटी नहीं, एक्साइज और वैट को भी एक्सक्लूड करना है, यानी इनको इंक्लूड मत कर लेना। जीएसटी, एक्साइज, वैट को कंसीडर नहीं करना है, तीनों को ही। अब मान लो कि एक पर्सन है वो गुड्स सेल करता है तुम्हारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। जो बायर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है का टर्नओवर है उसका, बट वो जो परचेज कर रहा है ना वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करेगा तो 194O के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो बोलता है अगर 194O अप्लाई हो जाएगा तो 194Q अप्लाई नहीं होगा, 194Q अप्लाई नहीं होगा। ये वाला अभी देखेंगे, अभी देखे नहीं है। अच्छा, टर्नओवर मतलब क्या हो गया, टर्नओवर मतलब सिर्फ बिजनेस वाला टर्नओवर। ठीक है, उसमें हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, डिविडेंड, ये सब कुछ नहीं लेना है, सिर्फ धंधा वाला टर्नओवर देखना है अपने को 10 करोड़। ठीक है, अगर पेई पैन नहीं देता है, अगर पेई पैन नहीं देता है, पेई यहां कौन हो गया, सेलर। अगर सेलर ने पैन नहीं दिया
तो टीडीएस कटेगा 5% से, टीडीएस कटेगा 5% से। ये दोनों चीजें 194O और 194Q दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के लिए अगर पेई ने पैन नहीं दिया तो 5% से टीडीएस कटेगा, 5% से टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, अब मान लो कि एक परचेज रिटर्न हो जाता है, ठीक है, बायर का 10 करोड़ से ज्यादा है, उसने सेलर से खरीदा है, 1% 0.1% टीडीएस काट लिया, 1% नहीं 0.1% टीडीएस काट लिया। बट फिर बाद में क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ कुछ, तो परचेज रिटर्न के बाद क्या हुआ, सेलर ने रिफंड इशू कर दिया। अगर सेलर ने रिफंड इशू कर दिया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है उसको नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट कर देना, उसको नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट करके फिर 0.1% से टीडीएस काटना। बट अगर मान लो कि वो परचेज रिटर्न होता है और सेलर ने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, रिफंड आया, तो नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट कर देंगे। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ बट रिप्लेस हो गया, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खराब था, हमने परचेज रिटर्न किया, बदले में उसने मेरे को नया प्रोडक्ट दे दिया। तो इस सिनेरियो में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, 194Q में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज प्रोडक्ट रिप्लेस हो गया ना, बात खत्म। दूसरा, क्या नॉन रेसिडेंट बायर हो सकता है क्या, तो याद रखना एग्जेम्प्ट फ्रॉम 194Q, नॉन रेसिडेंट पे 194Q नहीं लगेगा, यानी अगर बायर नॉन रेसिडेंट है तो 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, अब मान लो कि जो बंदा है उसकी इनकम इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, जो सेलर है, सेलर की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स में उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो 194Q लगेगा क्या, द आंसर इज नो। अगर इंटायर इनकम इज एग्जेम्प्ट तो 194Q नहीं लगेगा, बट पार्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट, पार्ट इनकम इज टैक्सेबल, तब 194Q लग जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, सारी इनकम एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से तो 194Q नहीं लगेगा, एक भी इनकम अगर टैक्सेबल है तो 194Q लग जाएगा, पार्टली अगर टैक्सेबल है तो 194Q लग जाएगा। दूसरा, अब बाई कर रहे हैं तो एडवांस में तो पेमेंट करेंगे ना, तो एडवांस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, द आंसर इज यस, एडवांस पेमेंट पे भी टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमने क्या बोला कि जो बायर है उसका 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब एक्स लिमिटेड है और वो इसी साल रजिस्टर हुई है, तो उस पर 194Q एप्लीकेबल होगा क्या, एज अ बायर उस पर अपना चेक कर सकते हैं क्या, नहीं चेक कर सकते, बिकॉज पिछले साल तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, तो 10 करोड़ कहां होगा उसका, तो वो तो जन्म ही नहीं हुआ था उसका, तो 10 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट बायर हो सकता है क्या, तो याद रखना गवर्नमेंट बायर हो सकता है, सेलर नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट बायर हो सकता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कैन बी बायर, बट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेलर, सेलर नहीं हो सकते। बायर हो सकते हैं, वो भी प्रोवाइडेड बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए परचेज किया गुड्स, तो अदरवाइज वो भी नहीं, अगर बिजनेस के लिए नहीं किया तो नो, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बायर। इससे एक एमसीक्यू बनेगा इस वाले से, याद रखना, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड सिमिलरली 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल टू स्टॉक एक्सचेंज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, और जितना भी अपने अभी पढ़े ऊपर वाला एक्सचेंजेस 194O वाला, उन सब में भी 194Q भी नहीं लगता है, स्टॉक एक्सचेंज पे 194Q नहीं लगता है। ठीक है, आओ समराइज करते हैं फटाफट इसको। क्या देखा, मान लो परचेज रिटर्न होता है, पैसा वापस आ जाता है, तो नेक्स्ट परचेज पे एडजस्ट कर देंगे। प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है, इग्नोर। नॉन रेसिडेंट बायर हो सकता है क्या, नॉन रेसिडेंट बायर नहीं हो सकता, बिकॉज 194Q इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट। अगर एक सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसका टीडीएस काट के तो कोई पर्पस ही नहीं बनता है ना, तो 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल। बट अगर पार्टली एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है, तो 194Q विल बी एप्लीकेबल। एडवांस पेमेंट पे 194Q लगेगा, यस, एडवांस पेमेंट पे 194Q लगेगा। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लगेगा क्या, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बिकॉज 10 करोड़ तो पिछले साल का देखना है, जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं था तो 10 करोड़ पॉसिबल ही नहीं है। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बायर हो सकता है, बायर हो सकता है, सेलर नहीं हो सकता है, और बायर वो तभी होगा जब वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए खरीद रहा है सामान, तभी, अदरवाइज नहीं। अगर वेरियस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है तो 194Q विल नॉट बी एप्लीकेबल। याद रखना, इस वाले सर्कुलर से एक एमसीक्यू पक्का आने का, ठीक है, हमेशा आता है, हर सर्कुलर से एक एमसीक्यू बनता ही बनता है।
बोला था ना 194 क्यों क्यों आया ये सेक्शन, वही है ना, पहले ही बोला था। आ जाओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, सो गए क्या? उठो उठो, गुड मॉर्निंग। सैटरडे को पार्टी करने जा रहे हो क्या तुम लोग? सर हम लोग पार्टी करते हैं, लेकिन हम लोग DTIDT के साथ पार्टी करते हैं। आ जाओ। हाँ शाबाश, दिख नहीं रहो, बाकी लोग कहाँ हो, सो गए क्या? SK कैमरा ऑन करो यार, क्या कर रहे हो SK? तो दोस्तों यहां पे इसी के साथ हमारा खत्म होता है TDS। पूरा नहीं भैया, पूरा नहीं खत्म हुआ, 80% TDS अपना खत्म होता है। अब अपने चलते हैं TCS की तरफ। कहां? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं यार, TCS की तरफ जा रहे हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी तक क्या देख रहे थे? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब देख रहे हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग का काम का चीज आने वाला है। अब ये मिस्टर ए है सेलर, मिस्टर बी है बायर। मिस्टर ए जो है वो स्पेसिफाइड एसएससी। स्पेसिफाइड एसएससी मतलब लास्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा था उनका टर्नओवर, तो वो एक स्पेसिफाइड एसएससी है। तो मिस्टर ए एक स्पेसिफाइड एसएससी है, मिस्टर बी एक बायर है, और मिस्टर बी को ना बहुत ज्यादा मन कर रहा था क्या? रेड लेबल का। रेड लेबल क्या होता है सर? चाय पत्ती होता है क्या? चाय पत्ती वाला रेड लेबल नहीं, ये दूसरा वाला रेड लेबल है, ठीक है? कौन सा? आर्टिकल 366(12)A में जिसको एक्सक्लूड किया है ना, वो वाला। कौन सा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो रेड लेबल है, ठीक है? अब मिस्टर बी को तलब हुआ रेड लेबल का, वो चले गया मिस्टर ए के पास और वो जाके 1 लाख रुपए का रेड लेबल खरीद के ले आए। कितने का रेड लेबल खरीद के ले आए? 1 लाख रुपए का। खुद पिएंगे क्या? क्या खुद नहीं पिएंगे यार, वो सेल करने के लिए लेके आए, ठीक है? होलसेलर है, इसको सेल करेंगे, ठीक है? तो अभी ये रेड लेबल खरीद के ले आए। अब ये रेड लेबल लेके मस्त जाने लगे, 1 लाख रुपए इन्होंने दे दिया। पीछे से दौड़ते दौड़ते मिस्टर ए आया। मिस्टर ए वाला बोला रुको 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 रुको, पैसे दो। उसने बोला 1 लाख रुपए तो दे दिया, और कितने रुपए दूं तुमको? तो बोलते देखो 1 लाख रुपए तो तुमने दिए हैं, बट गवर्नमेंट बोलती है इस 1 लाख के साथ तुमको 1% TCS भी देना पड़ेगा। 1% TCS एडिशनली देना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था? रुपए में से डिडक्ट कर रहे थे, अभी देखो एडिशनली 1% तुमको पे करना है। 1 लाख का 1% कितना होता है दोस्तों? 1000 रुपया होता है क्या? तो 1000 रुपया तुमको पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख 1000 रुपए पे करोगे। कॉन्सेप्ट वही सेम है। ये TCS का अमाउंट सेलर जमा करवा देगा गवर्नमेंट के पास, और ये जब अपना ITR फाइल करेगा तब इस TCS का डिडक्शन क्लेम कर लेगा, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं TDS और TCS का क्लेम। तो क्या हुआ? एक पर्सन है, उसको रेड लेबल पीना था। रेड लेबल पीने के लिए सर सैटरडे को आप रेड लेबल क्यों कर रहे हैं, हम लोग को अजीब सा लग रहा है। तो उसको रेड लेबल पीने का मन था, बेचने का मन था, चलो बेच रहा था वो, तो ए के पास चला गया, 1 लाख का वो रेड लेबल खरीद के ले आया। ए कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन है। बी कौन है? नॉर्मल बायर है। 1 लाख का अगर खरीदा है तो उसको TCS 1% एडिशनली पे करना पड़ेगा। एडिशनली पे करना पड़ेगा। फर्क क्या है सर? स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? अमाउंट से डिडक्ट हो रहा था, अभी क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। TDS में क्या हो रहा था? जिसके हाथ में पैसा था वो काटता था। TCS में क्या हो रहा है? जो पैसा ले रहा है वो एडिशनली 1% ले रहा है। तो मेजर डिफरेंस इसमें यही है। TDS में पैसा काट के पेमेंट करते हैं, TCS में एडिशनली 1% पे करना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस बन जाएगा इसमें। अब इसको देखते हैं कि किन किन चीजों में लगता है। तो एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, यानी सेलर कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सेड बायर, कलेक्ट करेगा बायर से, एडिशनली कलेक्ट करेगा इतने परसेंटेज। अगर दारू है तो 1%, तेंदुलीव है तो 5%। लर्न करना पड़ेगा क्या? लर्न करना पड़ेगा। टिम्बर अंडर फॉरेस्ट 2.5%, टिम्बर अदर मोड 2.5%, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, स्क्रैप 1%, मिनरल बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन और 1% से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। 1% से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके नहीं, TDS मतलब दूसरे का टैक्स, TCS वैसा नहीं होता है। TCS में कलेक्ट तो सेलर ही कर रहा है ना, तो वो तो दूसरे का ही टैक्स हो गया, बस वो जमा कर रहा है, सेलर जमा करवाएगा, ठीक है?
ये आया था मई में। अच्छा 286(1) हमारे बुक में पहले से, ठीक है। 286(1) इज द सेक्शन नंबर। लर्न करना है, लर्न करना है, 5 या 6 ही है, ज्यादा नहीं है। 286(1), 286(1) बोलो, मजा आएगा बोलने में। बोल के देखो एक बार, 286(1), तो बोलो, मुंह चलाओ। 286(1) लर्न हो जाएगा। 286(1), तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं आप अजीब सा। 286(1), ठीक है। ओम फट स्वाहा। अब देखो सारे सिमिलर सेक्शन है, सब लर्न करवा दूंगा, टेंशन मत लो, साथ बने रहो। 286(1) क्या बोलता है? एक सेलर है, एक बायर है। सेलर स्पेसिफाइड पर्सन है, बायर कोई भी हो सकता है। अगर वो माल खरीदने आता है सेलर के पास तो उसको एडिशनली 1%, दारू खरीदेगा तो, तेंदू लीफ खरीदेगा तो 5%, टिम्बर या फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो 2.5%, स्क्रैप के लिए 1%, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट या आयरन ओर के लिए 1% एडिशनली देना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मान लो वो दारू खरीद रहा है फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो फिर नो टीसीएस। यानी अगर वो एज एन इनपुट है फॉर मैन्युफैक्चर तो टीसीएस नहीं कटेगा। दूसरी, सर हमने तो 1 लाख का दारू खरीदा है लेकिन हमने कभी भी पे नहीं किया टीसीएस। पहली बात तो 1 लाख का दारू तुमने क्यों खरीदा था? ठीक है, पर्सनल, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए दारू खरीदता है तो फिर उसको नहीं पे करना है। ये ऊपर वाले अगर चीजें अपने पर्सनल के लिए ले रहे हैं, पर्सनल के लिए ले रहे हैं तो फिर टीसीएस नहीं लगेगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग नो टीसीएस, पर्सनल नो टीसीएस, पीएसयू खरीद रहा है नो टीसीएस, गवर्नमेंट खरीद रही है नो टीसीएस। तो पीएसयू ने लिया नो टीसीएस, गवर्नमेंट ने लिया नो टीसीएस, पर्सनल के लिए तुमने दारू लिया नो टीसीएस, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया नो टीसीएस। सर तेंदू लीफ क्या होता है जल्दी बताओ तो। तेंदू लीफ समझते हो क्या होता है? तो तेंदू तो हमको लगा जानवर होता है, नहीं, जानवर का पत्ता नहीं, तेंदू लीफ होता है बीड़ी। ओहो अंजलि, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, बीड़ी, ओहो, अच्छा, जैसे बीड़ी, जिससे बीड़ी बनता है। अच्छा अच्छा, अब नशेड़ी गंजेड़ी है क्या यहाँ पे? दारू बीड़ी। सर गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया है सर? इसी में सबसे ज्यादा कमाई होता है ना, इसीलिए। हम तो नहीं पीते। मेरे स्कूल बैग में था। ओ मेरे स्कूल के बगल में, अच्छा अच्छा, मेरे को लगा स्कूल बैग में लिखा है कि मेरे स्कूल बैग में था। गवर्नमेंट परचेस क्या करेगी? चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तब मजा आएगा। 66 में आ जाओ सब कोई। 66 में पहुंच गए अपने। बाप रे बाप, कितना आगे आगे, कितना क्वेश्चन बना लिया हमने। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो सेल करती है टिम्बर विच इज प्रोक्योर्ड एंड ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज। तो एक पार्टनरशिप फर्म अगर टिम्बर सेल करेगी तो क्या करेगी? जब भी टिम्बर सेल करेगी तो वो कितना कलेक्ट करेगी? टीसीएस 2.5% टीसीएस कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? टैक्स टू बी कलेक्टेड 2.5% बाय पार्टनरशिप फर्म बीइंग अ सेलर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर टू द अकाउंट ऑफ द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। यानी या तो बुक्स अकाउंट में जिस दिन एंट्री किया वो, या जिस दिन पैसा मिला, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डेट ऑफ रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, उसको कलेक्ट करना है। डिडक्ट वर्ड यूज मत करना, कलेक्ट करना है 2.5%। यानी एडिशनली आएगा, एडिशनली आएगा। 286(1) पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ सब। अब देखो, PMPC, a partnership firm, is engaged in manufacture of cardboard cartoon boxes used in packing industry. तो अपने क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? कार्डबोर्ड कार्टून बॉक्सेस। ड्यूरिंग द ईयर इट हैज सोल्ड अ कटिंग वेस्ट जनरेटेड अमाउंटिंग टू 30 lakhs। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तुम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि टीसीएस का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड अ कटिंग वेस्ट ऑफ 30 lakhs टू मेसर PAPC लिमिटेड, अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट यूजेस सच कटिंग वेस्ट एज रॉ मटेरियल इन इट्स प्रोडक्शन। तो PAPC क्या करती है? उसको अपने प्रोडक्शन में यूज करती है। तो सबसे पहली चीज यहां देखो, क्या PMPC स्क्रैप सेल कर रही है? हाँ जी, ये तो उसका स्क्रैप है। कटिंग वेस्ट, वेस्ट मतलब स्क्रैप होता है, वो स्क्रैप सेल कर रही है, तो टीसीएस आना चाहिए था, ठीक है। बट सिंस जिसको वो स्क्रैप सेल कर रही है
वो इस स्क्रैप को यूज करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन, तो अब टीसीएस नहीं कटेगा, तो अब टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। सिंपल है। जनरली क्या होता है, स्क्रैप बेचा टीसीएस लगेगा, बट सिंस स्क्रैप बेचा है मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा वो, तो उस पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे, उसमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, पीएपीसी को पीएमपीसी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम दैट सच स्क्रैप इज टू बी यूटिलाइज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर। तो कहीं पे भी अगर अपने को ये वाला पॉइंट आता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेगा, तो ये वाला लाइन लिख के आ जाएंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्या लाइन लिखना है कि एक डिक्लेरेशन देना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देना है कि अपने इसको यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, इसको अपने यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। ये लाइन लिख देंगे तो बढ़िया है, मजा आएगा। ठीक है, सरप्राइज क्या है सर, टेलीग्राम ग्रुप वाला पहले इधर देख लो, इधर पढ़ लो। तुलसी प्राइवेट लिमिटेड अ कंपनी इंगेज्ड इन अ शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी। तो कंपनी का काम क्या है, शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी इसका काम है। इसने सेल किया सम ओल्ड एंड यूज्ड प्लेट, वुडन एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इट डिड नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर। Company claimed that such items are usable as such. Hence, these are not scrap to attract the provision for collection of tax. Assessing officer treated such item as scrap and उसने डिमांड रेस कर दी। बताओ स्क्रैप होगा कि नहीं, ध्यान से सोचो। एक कंपनी है, उसका काम है शिप को तोड़ना, उसका काम ही है शिप को तोड़ना। अब तोड़ने के बाद उसको जो भी मटेरियल मिला उसने उसको बेच दिया। बेचने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट दौड़ के आया, बोला तुमने टीसीएस क्यों नहीं कलेक्ट किया। तो उसने बोला कि भाई मेरा धंधा ही है कि तोड़ के बेचने का, ये मेरे लिए स्क्रैप नहीं है, ये मेरा काम है। तो क्या बताओ, तुम्हारे स्क्रैप हिसाब से बताओ, क्या वो स्क्रैप है या वो स्क्रैप नहीं है? नहीं है, फिर उसके लिए स्क्रैप नहीं होगा, लॉजिक बात है। ठीक, तो इसको लिखना ऐसे है, नहीं है वो तो अपने को पता है, बट लिखना कैसे, scrap means waste and scrap from manufacture or mechanical work of material which is definitely not usable as such because of breakage, cutting, wear and other reason। तो scrap किसको बोलते हैं, scrap उसको बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल वर्क करते दौरान बाहर निकला और उसको अपने एज सच यूज नहीं कर सकते। मतलब या तो उसको प्रोसेस करके यूज कर पाएंगे या तो उसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे तो यूज कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखो की लाइन क्या था कि एज सच यूज किया जा सकता है, यूजेबल एज सच। तो इस सिनेरियो में दिस इज नॉट स्क्रैप, और अगर स्क्रैप नहीं है तो टीसीएस नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। बाकी और इतना ही पॉइंट लिखना है, बाकी केस को एक्सप्लेन कर देना एंड फिर अपना कंक्लूजन लिख के आ जाना है। ठीक है, तो सिंपल था। 286(1) क्या बोलता है, स्पेसिफाइड पर्सन सेलर है, बायर अगर उससे कुछ भी खरीदेगा तो 1% दारू है तो तेंदुलीव है तो 5%, टिम्बर है तो 2.5%, स्क्रैप है तो 1%, मिनरल कोल लिग्नाइट वगैरह है तो 1% से टीसीएस एडिशनली कलेक्ट करेगा। बट अगर ये सारी चीजें यूज होने वाली है इन मैन्युफैक्चरिंग तो कोई टीसीएस नहीं कटेगा, पर्सनल तो कोई टीसीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब आते 286(1)(c), 286(1)(c). ठीक है, देखो लर्न किसका करना है सिर्फ बता देता है, 286(1), 286(1)(h), बाकी नहीं लर्न करना। 286(1)(c) क्या बोलता है, अब मान लो क्या होता है कि एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपके बगल में जो भी मॉल है आप वो मॉल समझ लो। हर मॉल में अंडरग्राउंड पार्किंग होता है, ठीक है, या ऊपर पार्किंग होता है, कहीं पे भी पार्किंग होता है। तो आपको एक चीज बता देता हूं, जो मॉल की पार्किंग होती है ना, वो मॉल नहीं ऑपरेट करता है, वो किसी कंपनी को दे देता है कि तुम ये पार्किंग ऑपरेट करो, बदले में मेरे को मंथली पेमेंट कर दो, और इस पार्किंग से जितना पैसा आएगा वो तुम्हारा, जितना पैसा आएगा वो तुम्हारा, मेरे को बस मंथली इतना पेमेंट कर दो, रेंटल टाइप का। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या टीडीएस का टीसीएस होगा, तो देखो अगर अपने लाइसेंस करते हैं या लीज करते हैं या ट्रांसफर करते कोई भी राइट, पार्किंग लॉट में, टोल प्लाजा में, माइन में, क्वेरी में, पार्किंग लॉट में, टोल प्लाजा में, माइन में, क्वेरी में, किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो एडिशनली 2% टीसीएस लगेगा। यानी जो बंदा
लाइसेंस का फीस दे रहा है वो एडिशनली 2% टीसीएस भी देगा, वो एडिशनली 2% टीसीएस भी देगा। लाइसेंसर स्पेसिफाइड पर्सन, लाइसेंसी एनी पर्सन, यानी जिसको रुपया मिल रहा है वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अभी तक टीडीएस में क्या होता था, जो पैसा देता था वो स्पेसिफाइड हुआ करता था, यहाँ पे मतलब होता है टीसीएस। क्वेरी मतलब तुमको नहीं पता है, ये भी माइन जैसा ही होता है, रॉकी भाई की तरह, ठीक है। तो वहां पे भी खुदाई का काम होता है। तो अगर लीज पे अपने देते हैं पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, क्वेरी, बिजनेस पर्पस के लिए, तो एडिशनली 2% भी तुमको टीसीएस पे करना पड़ेगा, यानी एडिशनली 2% टीसीएस कलेक्ट होगा। इसमें भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो होगा, बट मेरे को नहीं लगता कि इसमें पर्सनल कंजम्पशन वाला पोर्शन आ पाएगा, सिवाय पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट कोई पर्सनल के लिए भी ले सकता है, तब टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा, ठीक है। लाइसेंसर कौन है? लाइसेंसर वो बंदा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझ लो, जो मॉल है वो लाइसेंसर हुआ। वो लाइसेंस दे रहा है XYZ को कि तुम यहाँ पे ऑपरेट कर लो पार्किंग लॉट, जो भी कमाई होगा वो तुम्हारा, बदले में मेरे को लाइसेंस फीस पे कर देना। तो जब वो लाइसेंस फी XYZ लिमिटेड पे करेगा तो एडिशनली 2% टीसीएस भी पे करेगा, यानी जो सेलर है वो 2% टीसीएस भी कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ग्रांट करता है लीज ऑफ कोल माइन। कोल माइन की लीज दे रहा है XYZ कंपनी लिमिटेड को। 10 करोड़ रुपए उसने चार्ज किए लीज के लिए। XYZ ने सेल कर दिया लीज को 1 करोड़ को। अभी इसको छोड़ दो, अभी उसी इसमें देखो, सबसे पहला वाला, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ग्रांट करता है लीज, 10 करोड़ रुपया लीज रेंट लेता है, ठीक है। क्या दिया? कोल माइन, माइन है, ठीक है। क्या दे रहा है? लीज। तो एडिशनली और क्या देना पड़ेगा? 2% टीसीएस देना पड़ेगा, यानी जो कौन कलेक्ट करेगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने लीज पे दिया। लीज रेंटल कौन कलेक्ट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो जिम्मेदारी किसकी हो गई? स्टेट गवर्नमेंट की। तो टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। अब देखो कैसे दो सेक्शन को मर्ज करते हैं। टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एंड ABC लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़ एंड 6 करोड़ रिस्पेक्टिवली। वो छोड़ दो, ये देखो, XYZ ने 1 करोड़ का कोल बेचा है ABP प्राइवेट लिमिटेड को। XYZ ने कोल बेचा है, ठीक है, XYZ ने कोल बेचा है। तब जल्दी से यहां देखो, कोल बेचा है, कोल बेचा है, कोल बेचा है। क्या कोल यहां पे कवर है क्या? 286(1) में, 286(1) में कोल कवर है, ठीक है। तो क्या 1% टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा क्या सेलर को? तो 1% टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा सेलर को, प्रोवाइडेड सेलर इज एन स्पेसिफाइड पर्सन। तो अपने यहां बेचा किसने? XYZ ने। XYZ का टर्नओवर कितना है? 5 करोड़, यानी ये स्पेसिफाइड पर्सन तो बन गया। तो XYZ ABP को बेचा है 1 करोड़, तो कलेक्ट कौन करेगा? XYZ कलेक्ट करेगा। कितना कलेक्ट करेगा? 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा 286(1) के तहत, ठीक है। तो दो सेक्शन मर्ज करके आता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो इस क्वेश्चन को क्या, सारे ही टीसीएस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 10-15 क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया, चलो ये हमको समझ में आया। 71 भी हमने कर, 71 करते हैं। 71 रुक के करते हैं। पहले आते हैं 286(1)(f). अब देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ? फर्स्ट सिनेरियो में अपने कोई भी माल खरीदा, माल में क्या था? दारू था, तेंदुलीफ था, टिम्बर था, कोल था, आयरन ओर था और स्क्रैप था। ये सब खरीदेंगे तो 5% या 1% या 2.5% से टीसीएस कलेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने क्या देखे थे? क्वेरी, माइन वगैरह को अगर लीज रेंट पे देते हैं तो जो भी पैसा आएगा उसके साथ 2% टीसीएस और कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि मेरे को लेना था कार। अब मैं छोटा मोटा कार तो लूंगा नहीं, मेरे को लेना है थार। मेरे को क्या लेना है? थार। तो मैं चला गया थार लेने शोरूम में। मैंने पूछा कितना प्राइस है? उसने बोला 16 लाख रुपए प्राइस है, 16 लाख रुपए दो, थार लेके जाओ। तो मैंने ऐसे निकाला, गड्डी निकाला, 16 लाख रुपए उसके टेबल पे पटके, एंड फिर उसने बोला कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मतलब नहीं चाहिए, उठा लू वापस, ले जाओ। बोला नहीं 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 नहीं, उठा रहे। फिर वो अपना उठा के अंदर तिजोरी में रुपया रखा। जैसे ही उसने तिजोरी में रुपया रखा, मैंने कार डायरेक्ट शोरूम से ही ड्राइव की। मैं डिलीवरी का वेट क्यों करूंगा? जो कार थी वही मैंने ड्राइव करके कांच तोड़ के बाहर निकाला।
तो वो पीछे से दौड़ते हुए आया। मैंने बोला क्या हुआ, कांच के पैसे लेने आए हो? बोलते कांच के पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे, साथ में तुमको 1% टीसीएस भी पे करना पड़ेगा। यानी हम जब भी कोई प्रीमियम गाड़ी खरीदते हैं और कांच तोड़ के बाहर आते हैं, नहीं कांच तोड़ के नहीं, जब भी प्रीमियम गाड़ी खरीदोगे तब तुमको 1% टीसीएस पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1% टीसीएस एडिशनली पे करना पड़ता है। अब प्रीमियम गाड़ी मतलब क्या? प्रीमियम गाड़ी मतलब सर मर्सिडीज, हाँ वो तो होता ही है, बट प्रीमियम गाड़ी के लिए डेफिनेशन दिया हुआ है कि कोई भी गाड़ी जो 10 लाख के ऊपर है। नॉट ओनली गाड़ी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में बाइक वगैरह भी कवर हो जाते हैं। तो अगर कोई भी मोटर व्हीकल जिसका 10 लाख के ऊपर वैल्यू है वो हो जाएगा प्राइम गाड़ी। और प्राइम गाड़ी जब भी खरीदोगे, प्रीमियम गाड़ी जब भी खरीदोगे तो 1% एडिशनली पे करना पड़ेगा तुमको टीसीएस, 1% एडिशनली पे करना पड़ेगा टीसीएस। कंडीशन वही सेम, सेलर स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए, बायर एनी पर्सन होना चाहिए। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या वो पर्सनल वाला एक्सेप्शन अपने डाल सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज गाड़ी 10 लाख के ऊपर जो लेता है पर्सनल पर्पस के लिए लेगा, तो वो एक्सेप्शन नहीं है। यानी अगर पर्सनल के लिए लिया तो भी एप्लीकेबल, यस। यहां पे उल्टा है, अगर रिटेल सेल के लिए लिया, अगर रिटेल सेल के लिए लिया तो एप्लीकेबल नहीं है। यानी मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, नॉट एप्लीकेबल। शोरूम को दिया, नॉट एप्लीकेबल। शोरूम तो खैर कंपनी का ही होता है, तो टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए अगर लेंगे ना तभी एप्लीकेबल है, तभी एप्लीकेबल। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया, नॉट एप्लीकेबल। शोरूम वगैरह को दिया, नॉट एप्लीकेबल। फर्दर सप्लाई के लिए दिया, नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वाले केस में ये एप्लीकेबल होता है। अच्छा, 10 लाख इंडिविजुअली देखना है, यानी हर गाड़ी का अलग अलग चेक करना है, ऐसे कंबाइन नहीं करना है 10 लाख। यानी जाके हम मस्त वाला 2-2 लाख रुपए वाला गाड़ी खरीद लिए, 12 लाख हो गया, टीसीएस कटेगा? नहीं, अभी नहीं कटेगा। जब एक गाड़ी 10 लाख के ऊपर जाएगी तब टीसीएस कटेगा, याद रखना। कटेगा, सॉरी बोल रहा हूं, कलेक्ट होगा टीसीएस। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर लर्न करना है। F फॉर क्या होता है? फोर्ड। तो 260C 1F, फोर्ड क्या होता है? गाड़ी होती है एक। तो 2 या फरारी, 1F के लिए फरारी, हाँ बेटर है फरारी। तो 206C 1F, F फॉर फरारी। फरारी प्रीमियम गाड़ी होती है, प्रीमियम गाड़ी होती है। 10 लाख की फरारी आती है क्या? 10 लाख की फरारी आती है क्या कभी? क्या बोल रहे हो तुम? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 में। यूनिप्रो लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल, सेल करता है क्या? प्रीमियम मॉडल्स कार। द वैल्यू रेंजेस अबव 10 lakhs अप टू 25 lakhs, और स्मॉल कार भी देता है 5 लाख से 10 लाख तक। एग्जामिन वेदर यूनिप्रो लिमिटेड इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर 206C 1F ऑन सेल ऑफ दिस कार टू डिफरेंट डीलर अक्रॉस द कंट्री। बताओ। पहली बात तो प्रीमियम कार पे कलेक्ट होता है, स्मॉल कार पे कलेक्ट नहीं होता। प्रीमियम कार मतलब 10 लाख के ऊपर वाली। बट एक चीज यहां ध्यान दो, बेच किसको रहा है? तो बेच रहे हैं डीलर को, तो डीलर पे दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। अगर डीलर को सेल करते तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, ऑल्सो एग्जामिन द लायबिलिटी इफ एनी ऑफ द डीलर कलेक्ट द टीसीएस ऑन सेल ऑफ दिस कार टू रिटेल कस्टमर। अब अगर डीलर रिटेल को बेचेगा तब टीसीएस लगेगा क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कार पे, यानी 10,000 के ऊपर वाला प्रीमियम कार पे। क्या बात है, कितना अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाता है। शाबाश। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बता दो। आपके पास होगी प्रीमियम, होगी, अभी टाइम है, अभी मेरा फीस ज्यादा नहीं है। ठीक है। एच लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ लग्जरी कार, सेल किया 50 कार्स टू एनपी लिमिटेड, इट्स डीलर 20 लाख करके। 20 लाख यानी 10 लाख के ऊपर हर कार का कॉस्ट है, तो इस पे टीसीएस कलेक्ट होगा, करेक्ट? हाँ, मुंडी हिला रहे सब। टीसीएस कैसे कलेक्ट होगा? डीलर है ना, डीलर पे टीसीएस नहीं लगता है। ठीक है सर, भावनाओं में बह गए थे हम। आ जाओ, बहुमत। पहले 73 करते हैं, ठीक है। आमिन कंपनी लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ मोटर कार
मैन्युफैक्चर्ड बाय जेड लिमिटेड, आमीन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पेड थ्रू बैंकिंग चैनल 1,10,000 नहीं सॉरी 110 lakhs to ZET Limited for purchase of car. Of the total motor car so purchased, 4 motor car cost 11 लाख, 7 ने कॉस्ट किया बैलेंस, क्या टीसीएस कटेगा? सर इतना कहानी क्यों सुना रहा है? आमीन कंपनी डीलर है, डीलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, टीसीएस का सवाल ही पैदा नहीं होगा कहीं नहीं। ओके, will your answer be different if Amin Company Private Limited is not a dealer of motor car and had acquired the same for personally for business purpose? अपने काम के लिए उसने लिया, पर वो डीलर नहीं है, चलेगा? चलेगा, यस। तो सिर्फ वो 4 पे आएगा, यानी 44 lakhs का 1%, करेक्ट? 44 lakhs का 1% कितना होता है? 44,000। अच्छा, यानी 44 lakhs में से 44,000 माइनस करेगा, फिर पेमेंट करेगा, ऐसा ही ना? नहीं, 44 lakhs तो पे करेगा ही, साथ ही साथ 44,000 रुपीज भी पे करना पड़ेगा, यानी required to collect 44,000 at the time of receipt of sale consideration, यानी एडिशनली 44,000 पे करना पड़ेगा। एवरीबॉडी सब साथ में हो, आ जाओ। बाइक पर लगता है, मैंने बोला ना मोटर व्हीकल पे लगता है, मोटर व्हीकल बाइक भी होता है। 25 सीसी के ऊपर वाला, 25 सीसी के ऊपर वाले को मोटर व्हीकल बोलते हैं, याद रखना। सर 25 सीसी से कम भी होता है क्या? कम नहीं होता है, आ जाओ, अब तुमको बाहर पढ़ने भेजेंगे। 286 1G, ठीक है सर। 2 मिनट ब्रेक, क्यों? तुमको मैगी खाना है क्या, या तुमको हल्का होना है? दोनों में से किसके लिए 2 मिनट चाहिए तुमको? ठीक है, 286 1G। अभी तुमको बाहर घूमने भेज रहे हैं हम और तुमको नींद आ रहा है, ऐसे जाओगे फ्लाइट में तुम? उठो उठो उठो, गुड मॉर्निंग। मुंह धोना है, ऐसे कौन बोलता है? अब हम लोग चलेंगे बाहर घूमने। सबसे पहले हम जाएंगे बाहर पढ़ाई करने। अब पढ़ाई करने जाएंगे तो फोकट में तो जाएंगे नहीं ना, पैसा लगेगा। तो पैसा कैसा आएगा? जब भी कोई फॉरेन रेमिटेंस होगा मनी का मोर देन 7 lakhs अंडर एलआरएस स्कीम, एलआरएस स्कीम के थ्रू अगर आप बाहर घूमने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो आपको रोकड़ा लगेगा ना। तो वो रोकड़ा एलआरएस स्कीम के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, अमेरिका, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, जहां कहीं पे भी हो। तो जब भी फॉरेन रेमिटेंस होगा एलआरएस स्कीम के थ्रू, तो जितना एक्सेस होगा 7 लाख के ऊपर, उस पे 5% से टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है, ट्रांसफर कैसे करते हैं? ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर कलेक्ट करेगा 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। मान लो 10 लाख हुआ तो 3 लाख का 5% एडिशनली पे करना पड़ेगा। ठीक है, 7 लाख के ऊपर। बट अगर एजुकेशन लोन से रिलेटेड है तो 0.5% है, 5% की जगह 0.5% है। तो अगर आप बाहर जा रहे हो, तो बाहर जाओगे तो आपको पैसा लगेगा ना। तो पैसा जो आप कैसे ट्रांसफर करोगे? ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ट्रांसफर करोगे इज अंडर एलआरएस स्कीम। तो 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख डिडक्ट होगा। एजुकेशन लोन है तो 0.5% करके डिडक्ट होगा। 7 लाख के ऊपर डिडक्ट बोल रहा हूं, कलेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपकी मस्त वाली शादी हो गई। मस्त वाली शादी क्या होती है सर? मस्त एकदम धूमधाम से जबरदस्त शादी हो गई। और जब तुम्हारी जबरदस्त शादी हो गई है तो अब तुम बाहर जाओगे घूमने, हनीमून वगैरह पे जाओगे। बताओ कहाँ जाना है, कहाँ भेजू तुमको? जल्दी बोलो। सर सिंगापुर। चलो सिंगापुर क्यों जाओगे? स्विट्जरलैंड जाओगे ना। तो तुम चले गए स्विट्जरलैंड। तुम चले गए जैसे ही स्विट्जरलैंड, तो तुम कैसे जाओगे? तुम क्या बुक करवाओगे? टूर पैकेज। तुम क्या बुक करवाओगे? गोवा कौन जाता है यार हनीमून के लिए? गोवा कौन लिखा है? शिवानी गोवा नहीं जाते, गोवा नहीं जाते, कहीं और जाते हैं, अलग जगह। ठीक है, पहाड़ों में। ठीक है, नॉट बीच। ठीक है, अब तुम्हारी शादी हुई, अब तुमको हनीमून के लिए जाना है, तो तुमने पैकेज बुक करवाया एक 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का स्विट्जरलैंड का पैकेज बुक करवा लिया एक टूर ऑपरेटर के पास जाके। तुम जैसे ही पैकेज बुक करवाए, तुम बाहर निकलने लगे। टूर ऑपरेटर पीछे से दौड़ते आया, बोला क्या चाहिए? बोला 10 लाख तो दे दिए, पासपोर्ट दे दिया, सब दे दिया, अब क्या चाहिए? तो बोलता है 5% एडिशनली तुमको टीसीएस पे करना पड़ेगा। तो जो पैकेज बेच रहा है
वो 5% टीसीएस एडिशनली कलेक्ट करेगा, वो 5% टीसीएस एडिशनली कलेक्ट करेगा ऑन सेल ऑफ ओवरसी टूर पैकेज। ओवरसी मतलब होता है इंडिया के बाहर। ओवरसी टूर पैकेज पे 5% टीसीएस कलेक्ट होगा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये बाहर का है, बाहर गांव का है। बाहर गांव मतलब होता है इंडिया के बाहर। तो 194 तो सॉरी 194 286 1 जी बाहर गांव, ठीक है। तो फॉरेन रेमिटेंस करते हैं 7 लाख के ऊपर 5%, एजुकेशन लोन से रिलेटेड है तो 0.5%, ओवरसी टूर पैकेज सेल करते हैं तो 5% ऑफ सेल्स वैल्यू विल बी टीसीएस विल बी कलेक्टेड, ठीक। अब उठ जाओ नालायको, लास्ट सेक्शन है, आखिरी सेक्शन है, टीसीएस भी खत्म हो जाएगा और 194 क्यू भी जो पेंडिंग है वो भी खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 286 1H। लर्न करना है भाई साहब, रट्टे मारने। 286 1H, ठीक है। 10 लाख का 5%, हाँ 10 लाख का 5% लगेगा, वो फॉरेन टूर वाले में टीसीएस कलेक्ट होगा एडिशनली। अब आ जाओ यहाँ पे 286 1H, कैमरा ऑन करो, चलो दिखाई नहीं दे रहे हो कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इससे। आ जाओ इधर। 194 क्यू याद है? 194 क्यू हमें याद है। 194 क्यू में हमने क्या देखा था? 194 क्यू में हमने देखा था कि बायर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 50 लाख के ऊपर वो जितना भी माल खरीदेगा उस पे 0.5% से टीसीएस कलेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी 0.1% से टीडीएस डिडक्ट होगा, 0.1% से टीडीएस डिडक्ट होगा। बट अब देखो, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, सेलर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और कोई भी बायर अगर आके सेलर से खरीदता है और वो सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो 50 लाख के ऊपर जितने रुपए का भी माल है उस पे 0.1% से टीसीएस कलेक्ट होगा, 0.1% से टीसीएस कलेक्ट होगा। तब दोनों सेक्शन को अगर मर्ज कर दे तो 194 क्यू क्या बोलता है? अगर बायर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा, बट अगर सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। कलेक्ट मतलब एडिशनली 3,000 रुपए लेगा। 80 लाख रुपए तो 80 लाख रुपए तो लेगा प्लस 3,000 रुपए और लेगा। इसको बोलते हैं 286 1H, 286 1H, ठीक है। अब ये लिखो इसका पूरा समरी, ठीक है, एक बार लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो इसको। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर का 10 करोड़ से कम है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 194 क्यू लगेगा। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? बायर डिडक्ट करेगा 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अगर बायर का 10 करोड़ से कम है, सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 286 1H लगेगा। टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर फ्रॉम बायर 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अगर दोनों का 10 करोड़ से ज्यादा है तब 194 क्यू विल प्रिवेल ओवर 286 1H। तब बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। तो इसको फटाफट एक बारी कॉपी कर लो तो इजी रहेगा पढ़ने में। सरप्राइज बता दो सर, नहीं तो पूरा संडे सोच सोच के निकल जाएगा।
संडे है आज सैटरडे है ना, बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो, संडे सोचने नहीं दूंगा तुमको। अरे SCMP नहीं आ रहा है दोस्तों, SCMP नहीं पढ़ा पाऊंगा, SCMP ना हो पाई मुझसे। दूसरे ग्रुप में दिख गया, अच्छा आशीष डी से रिलेटेड है। नहीं लेक्चर्स मत परचेस करना। अरे प्रशांत, SCMP कर दो सर, साथ SCMP ना हो पाई। SCMP से सब बहुत ज्यादा परेशान है नहीं। हम लोग के टाइम में इसका हुआ करता था, इसका मतलब वही ITSM वाला, बाप रे, उससे हम लोग परेशान होते थे। ITSM क्या है सर, हम लोग को नहीं पता। ITSM तुम लोग को नहीं पता है, क्या कर रहे हो। चलो आ जाओ, हो गया, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, समझ ही गया होगा क्या लिखा हुआ है कि कब कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल करना है। अगर बायर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो TDS लगा देंगे 194Q में, अगर सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो 286 1H लगा देंगे, अगर दोनों का ज्यादा है तो 194Q विल प्रिवेल ओवर 286 1H, यानी TDS डिडक्ट होगा। चलो अब आते हैं ये इस क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन अपने कर लिया तो समझ लो खत्म है सेक्शन। बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है, सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 60 लाख है। बताओ क्या होगा, TDS या TCS। तो सेक्शन नंबर बताएंगे अपने 194Q, ठीक है, 194Q लगेगा, यानी बायर TDS काट के पेमेंट करेगा, बायर TDS काट के पेमेंट करेगा 0.1%, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये 50 लाख के ऊपर 0.1% कोई बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्या? नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। गवर्नमेंट को अमाउंट में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट को देखना है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो भाई 50 लाख के ऊपर माल खरीद रहा है। 50 लाख के ऊपर माल खरीदा तो टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, GST कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर रेडार में लाने के लिए ये प्रोविजन को लाया गया, दोनों 286 1H और 194Q। नेक्स्ट, बायर का 9 करोड़ है, सेलर का 11 करोड़ है, ट्रांजैक्शन 60 लाख का है, क्या लगेगा? वेरी गुड, 286 1H, यानी कि सेलर एडिशनली 0.1% कलेक्ट करेगा 10 लाख का, 50 लाख के ऊपर यानी 10 लाख का 0.1% कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, दोनों का 11 करोड़ है, 60 लाख है, तो 194Q विल प्रिवेल, यानी TDS कटेगा। बायर का 9 करोड़ है, सेलर का 9 करोड़ है और 60 लाख का ट्रांजैक्शन है, कुछ नहीं होगा, ना TDS होगा ना TCS होगा। नेक्स्ट, बायर का 11 करोड़ है, सेलर का 11 करोड़ है, ट्रांजैक्शन 40 लाख का है, इसमें 194Q, ट्रांजैक्शन देखो कितने का है, 40 लाख का है, 50 लाख के ऊपर जाने से TDS कटता है, ठीक है, तो नो TDS बिकॉज 50 लाख से कम है। तो इसमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर हो गए हैं, ठीक है, जिसको LMS शेयर करूंगा वहां से देख लेना, इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, इसमें सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो यही लिखा है क्या बुक में? बुक में भी यही लिखा है कि जब भी सेल ऑफ गुड्स होता है अदर देन एक्सपोर्ट, और 286(1) पे एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है ये प्रोविजन। तो TCS कलेक्ट होगा 0.1%, 50 लाख के ऊपर जितना भी है। सेलर कौन होगा? जिसका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है। इफ बायर इज लायबल फॉर 194O एंड 194Q, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी अगर 194O में TDS कट गया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, या 194Q में TDS कट गया तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी 194Q विल प्रिवेल ओवर 286 1H, एंड ये सेल ऑफ फ्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, अगर पैन नहीं दिया तो ट्वाइस द रेट या 1% विच एवर इज हायर। अब ट्वाइस द रेट मतलब क्या होता है? 0.1 का डबल क्या होता है? 0.2, तो 0.2 या 1% विच एवर इज हायर, तो 1%। तो याद रखना, अगर पैन नहीं दिया ना तो 20% मत कर देना दोस्तों, 1% है, ठीक है, 20% नहीं होगा, 1% है, ठीक है।
तो ट्वाइस या 0.1%, ट्वाइस या 1%, विच एवर इज हायर, ट्वाइस या 1%, विच एवर इज हायर। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ अपना पूरा टीसीएस खत्म हो गया और टीडीएस अभी अपना पेंडिंग है। टीडीएस में अमेंडमेंट भी करना है, 194Q करना है, छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शंस करने हैं। सर कब तक खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, मंडे खत्म हो जाएगा एंड ट्यूसडे से वी विल स्टार्ट पीजीबीपी। तो पीजीबीपी इज अ न्यू पॉइंट, तो अगर किसी को न्यू पॉइंट में एंट्री लेना है तो पीजीबीपी यानी ट्यूसडे से एंट्री ले सकता है। कल छुट्टी है, संडे है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, इवनिंग में मिलते हैं आईडीटी का रिवीजन के साथ, ठीक है? बाय बाय रिकॉर्डिंग वालों। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ फिर लेता हूँ डाउट। सर रिकॉर्डिंग ऑफ करके डाउट लेते, रिकॉर्डिंग वालों लाइव आ जाओ।